हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों, हिस्ट्री से रिलेटिव ये मेरी तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें मैं मोस्टिंग ऑब्जेक्ट आपको पहले ही दे चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट यूनिट का एक्सप्लेन देखेंगे इसमें। क्लियर? तो मैं जितना हो सकता था मैंने इसका डेटा लिखा है, क्योंकि हिस्ट्री का डेटा बहुत बड़ा है। तो कुछ मैंने लिखा भी है, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। और एक बात याद रखिए, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं लिखे हैं, मैं सिर्फ आपको बताती जाऊँगी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट निकलता है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और नोट करते जाइएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ये देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। तो आपके इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो आपके मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, आप किन किन चीज़ों से जानेंगे। तो देखो मैंने चार्ट तो बना के रखा है, तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि ये किस तरीके से आता है। जैसे एक क्वेश्चन तो इसी तरीके से आता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए। तो ये देखो मैंने लिखा है पुरातात्विक और साहित्यिक। तो स्पष्ट ये भी एग्जामिनर पूछ देता है कि मध्यकालीन इतिहास जानने के आप पुरातात्विक स्रोत बताइए, या वो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत बताइए, या वो दोनों पूछ लेता है कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों बताइए। तो मैंने लिखा सब है, अब आपको ये देखना है कि वो पूछता किस तरीके से, आप उसी तरीके से जवाब देने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जो आपका पुरातात्विक है, ये देखो मैं बड़ा किए दे रही हूँ, ये देखो आपका पुरातात्विक है, उसमें देखो अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जो साहित्यक है उसमें भारतीय स्रोत और विदेशी जो विवरण आता है। तो उसमें जो भारतीय स्रोत आते हैं उसमें सल्तनत कालीन देखना है आपको और मुगल कालीन। वो इसमें भी पूछ लेता है कि जो भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं तो सल्तनत कालीन द्वारा पूछ लेता है, मुगल कालीन। तो अगर इसका भी वो अलग अलग पूछे तो आपको इसको भी अलग अलग लिखना है। क्लियर? आप क्वेश्चन समझते जाइए। पहले क्वेश्चन क्या आपका आना है, किस तरीके से आना है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं किसके बारे में। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है आप वो देख लें। चलिए ये देखिए मैंने इसकी हेडिंग डाली हुई है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक में क्या आता था आपका अभिलेख, सिक्के, स्मारक। तो भारतीय इतिहास को अभिलेखों द्वारा भी देखो जानकारी प्राप्त मिलती है। अनेक मध्यकालीन सिक्के में जो प्राप्त हुए उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आप स्मारक थोड़ा ध्यान से देखिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम निम्न स्मारकों द्वारा जाना जा सकता है। तो अब आपको देखो स्मारक देखने हैं। तो पहला तो स्मारक में आप ये देखिए कि पहला तो आपका ये आंसर ही चल रहा है। क्लियर? फिर इससे ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो पूछेगा जैसे फतेहपुर सीकरी है, कहाँ स्थित है, किसने इसका निर्माण करवाया, इस तरीके से। तो आपको इससे 2 को फायदा होने वाली, क्या होने वाली कि पहले तो आपका आंसर ही लिख रहे हो, दूसरा आप ऑब्जेक्ट भी इससे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आता ही आता है स्मारक से, आप याद रखिएगा। अब जैसे वो पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी, तो आपको इसमें बताना है कि ये कहाँ स्थित है। सभी का मैं एक का बता दे रही हूँ कि उसमें 2 चीज़ें आपको लिखनी है कि ये कहाँ स्थित है और किसने बनवाया इसका। जैसे फतेहपुर सीकरी है तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है तथा इसके निर्माता कौन थे? अकबर थे। ऐसे ही आपको आगरा का किला बताना है, ये आगरा में स्थित है और इसके निर्माता अकबर हैं। और अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। और इसका जो बनवाना स्टार्ट किया था अकबर ने, लेकिन पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। आप इतना और याद रखेंगे इसको। अब देखिए आराम बाग है, तो ये भी आगरा में स्थित है, लेकिन ये जो आराम बाग है ये बाबर ने बनवाया था, याद रखिए। फिर है अजमेर शरीफ, नाम तो सुना ही होगा, फेमस है। ये राजस्थान में स्थित है, लेकिन जिन्होंने बनवाया था उनका नाम है, इसके निर्माता हैं सुल्तान शैफुद्दीन, नाम याद रखेंगे। फिर देखो बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, और बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। फिर देखो चार मीनार, चार मीनार है तेलंगाना यानी हैदराबाद में ये स्थित है तथा इसके जो निर्माता है मोहम्मद कुली। क्लियर है? फिर देखो आपको बताना है बड़ा इमाम, बड़ा इमाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है और इसके जो निर्माता थे आसिफ उद्दौला जी थे। क्लियर है? फिर देखो आपको बताना है गेट ऑफ इंडिया, ये मुंबई में स्थित है और बनवाया किसने था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। हैं? फिर आपको बताना है हुमायूं का मकबरा,
तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है आपको पहले ये बताना है। तो ये दिल्ली में स्थित है और इनकी बीवी ने बनवाया था। उनकी बीवी का नाम था हमीदा बानो, याद रखेंगे आप लोग। फिर आपको बताना है कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एक जैसे हैं तो आपको याद भी रहेगा। फिर देखो लाल किला कहाँ स्थित है दिल्ली का। देखो लाल किला आपने नाम तो सुना ही होगा, और ये बनवाया किसने था, शाहजहां ने, याद रहेगा आपको। अब शाहजहां ने एक चीज़ और, ताजमहल भी देखो उनकी फेमस है, कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित, तो आपको याद भी रहेगा ये। फिर देखो जो साबरमती आश्रम है ये गुजरात में स्थित है, क्लियर, और इसके निर्माता जो थे महात्मा गांधी थे। फिर आपको एक और याद रखना शांति निकेतन, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसके निर्माता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको इसकी दो चीज़ें बस याद रखनी है। क्या क्या याद रखने वाले हैं आप इसकी, कि ये बनवाया किसने था और कहाँ स्थित है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी वो पूछ सकता है और आपको फिर भी याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतिहासकालीन आ गया तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब आपको इसी के जस्ट नीचे देखना साहित्यिक स्रोत, क्योंकि हम इतिहास को दो तरीके से जान सकते हैं, या तो पुरातात्विक या साहित्यिक। तो हमने आपको जो पुरातात्विक था वो तो बता दिया, अब चलते हैं साहित्यिक। तो साहित्यिक में दो प्रकार की होती है, एक तो मुगल कालीन पूछ लिया जाता है या सल्तनत कालीन। तो देखो मुगल कालीन की जो थे तो वो है तुझ, मैंने जो ब्लैक पेन से लिखा आप देख भी सकते हैं, तुझो के बाबरी, हुमायूं नामा, बाबरनामा, तुझो के जहांगीरी, शाहजहांनामा और अल्मीरनामा। आपको नाम से देखो क्लियर हो रहा होगा, जो तुझो के बाबरी है वो बाबर की थी, हुमायूं नामा हुमायूं की थी, अकबरनामा अकबर की, और तुझो की जहांगीरी देखो जहांगीर है, शाहजहांनामा शाहजहां की, अल्मीरनामा औरंगजेब की थी। तो मैंने आपकी जो मुगल कालीन की 6 थी तो मैंने आपको बता दी कि 6 के नाम के अनुसार आपको लिखते जाना। तो मैं इसमें आपको थोड़ी बहुत ही बताऊंगी, 2-3-4 लाइन जो कॉमन है वो आप सुन लीजिए। लेकिन जब इसका जो आपका डेटा है सल्तनत कालीन और मुगल कालीन का, ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो आप थोड़ी बहुत देख लेंगे, लेकिन मैंने उसमें विथ लिखा है तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे 3-4 लाइन आपको बता दे रही हूँ, तो अब वो बस जैसे कि मैंने अभी एक बताया कि जैसे तुझो कोई बाबरी है, बाबरी के नाम पे तो बाबर की हो गई, जैसे हुमायूं नामा, ऐसे मैं कॉमन हेडिंग आपको बता दे रही हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से याद रहेगा। अब जैसे इन 6 बातों के लिए एक कॉमन चीज़ है कि जो अकबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में थी, सॉरी मैंने अकबर बोल दिया, बाबर बोलना था मुझे, कि जो बाबर थे उन्होंने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाकी ये जो 5 आपके सल्तनत का मुगल कालीन की जो थे उन्होंने फारसी भाषा का प्रयोग किया था। क्लियर, आपका ये कॉमन पॉइंट है कि सिर्फ बाबर छोड़ के सभी लोगों ने फारसी भाषा का उपयोग किया था। अब देखिए जो ये बाबरी थी ये तो इनकी आत्मकथा तो इन्होंने खुद लिखी थी, लेकिन जो हुमायूं नामा था ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, याद रहेगा आपको। अब देखिए जैसे बाबर का तो आप लोग समझ रहे हैं कि बाबर ने खुद लिखी तो आत्मकथा। अब आप ये समझेंगे कि जो हुमायूं नामा है तो उनकी बहन ने लिखी, तो ये आप जीवनी समझ लेंगे, तो आप जीवनी बिल्कुल नहीं समझिएगा, ये आत्मकथा ही है। देखो राजा महाराजा थे, विलासिता रहती थी, उन्हें नहीं लिखना लो मन उनका, वो बगल में बैठा लेते थे, फिर वो बोलते जाते थे कि हमने ये किया हमने वो, मतलब इस तरीके से। तो आप इनको जीवनी मत समझें, आत्मकथा ही समझें, क्योंकि सभी उन्होंने अपने बगल में साथ में रहते थे, फिर उन्हीं से वो लिखवाते थे। अब ये इनकी बहन थी, बाकी उनके जो दोस्त वगैरह थे लेखक थे उनसे लिखवाते थे बाकी, तो आप इतना याद रखिएगा। क्लियर हो गया। अब जो अकबर थे इनका जो ग्रंथ था, इनके जो लेखक थे इनका नाम था अबुल फजल। क्लियर है, इनके जो अकबरनामा जिनने लिखा था उनका नाम था अबुल फजल। अब ये जो तुझो की जहांगीरी है इन्होंने खुद लिखी थी। क्लियर है। फिर देखो शाहजहांनामा जो है वो इनायत खान ने लिखा था, जो इसके लेखक थे शाहजहांनामा के। क्लियर हो गया। फिर जो आपके अल्मीर गामा है, यानी जो औरंगजेब की ग्रंथ थी वो लिखी थी मिर्ज मोहम्मद कासिम ने। 6 के नाम बता दिए मैंने। और हुमायूं नामा लिखा था उनकी बहन ने, जो उनका नाम था गुलबदन बेगम। क्लियर हो गया। तो आपके मुगल कालीन की जो थी तो मैंने क्लियर। अब वो आपसे साहित्यिक स्वरूप में सिर्फ मुगल कालीन के पूछे तो आप मुगल कालीन के बता देना। अब आपको बताना है किसकी, सल्तनत कालीन के। तो आप देखिए सल्तनत कालीन के कौन है। देखो सल्तनत कालीन में आपके आ जाते हैं, जैसे पहला है तबकात नासिरी, फुतूह ए फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही और तारीख मशहूदी। एक है रेहला, तो ये आपको 5 याद रखने हैं। एक है आपका चचनामा, जो मैंने अभी लिखा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुगल कालीन और सल्तनत कालीन है मैं आपको सेकंड यूनिट में एक एक का वर्णन पढ़ाने वाली हूँ।
तो आप उसमें बिल्कुल विथ डिटेल से देख सकते हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई थी कि यहाँ पे नाम से क्लियर है, जैसे बाबरी का बाबर ने, तो जो आपको फिरोज शाह दिख रहा, तो ये देखो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ऐसी नाम से क्लियर मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ नाम देख लें। मैं आपको जब सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगी मैं उसमें आपको डिटेल देती जाऊंगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है गुलाम वंश का। तो आपको गुलाम वंश में देखो पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो गुलाम वंश में देखो पहले तो इनके जो चार इसके सम्राट बोल सकते हैं आप लोग, ये ज़्यादा फेमस थे गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। आपकी बुक में भी इन्हीं चारों का पूछा गया है, और पूछा नहीं गया तो इसलिए मैंने किया भी नहीं है। और आपको अगर पूरे पढ़ना तो आप अपनी बुक का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? अब इनसे रिलेटिव क्वेश्चन बनते कौन कौन से हैं पहले आप वो देख लो। तो जो आपके ये चारों सम्राट हैं इनसे रिलेटिव एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये आता है आपका कि एक तो पतन के वो कारण पूछता है, फिर आपसे पूछता है वो प्रारंभिक कठिनाइयाँ। क्लियर? ये देखो मैंने लिखा भी है प्रारंभिक कठिनाइयाँ। और ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि आपको पूरी हिस्ट्री में लिखना है। कौन सा? ये देखो पतन के कारण, और मैंने जो आपको प्रारंभिक कठिनाइयाँ बताई हैं तो आपको इन्हीं चारों में नहीं, क्योंकि देखो एक ही वंश के थे, एक ही जैसी सोच विचार रखने वाले थे। एक आध दो 90% तो मैच होता ही है, एक आध 2% नहीं होता है, तो उसके पीछे ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अलग अलग याद करते रहेंगे, बल्कि आप इसमें ही नहीं पूरे हिस्ट्री में आप इसका यूज़ करेंगे। जब तक आप ये पढ़ेंगे, चाहे मुगल कालीन हो, किसी भी साम्राज्य में पतन के कारण भी आप यही लिखने वाले हैं, प्रारंभिक कठिनाइयाँ भी यही लिखने वाले हैं, बल्कि आप अभी नहीं 10वीं से लेकर आप M.Com तक लिखाएंगे, कोई गलत करने वाला नहीं है। क्लियर है? तो आप मैं जो मैच हो रही थी वो मैंने लिखा है, जो एक आध दो नहीं हो रही थी वो जब मैं आपको जीम मीन की अलग मैंने इनका वर्णन किया, जैसे इल्तुतमिश का रजिया कौन थी, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने उनके में लिखा। लेकिन आप पहले कॉमन पॉइंट देख लो, ये आपको बिल्कुल क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर इनका यही पूछे जाते कि पतन के कारण बताइए या प्रारंभिक कठिनाइयाँ बताइए। क्लियर हो गया? तो हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है पतन के कारण, तो आप पहले पतन के कारण देख लो। तो पतन के कारण में देखो पहला आता है आर्थिक स्थिति। तो आपकी जो पहली हेडिंग है वो है आर्थिक स्थिति। अब देखो पतन होने का एक मुख्य कारण होता है, जैसे कोई बर्बाद हो रहा है तो उसके पास क्या नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, इसी वजह से देखो बर्बाद होता है। मुख्य कारण तो आपका ये हो गया। फिर होता है दूसरी हेडिंग है आपकी आंतरिक विद्रोह। कौन सी? आंतरिक विद्रोह। तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि आंतरिक विद्रोह में चाचा का लड़का बोले मुझे राजगद्दी पे बैठना है, और परिवार में चाचा बोले मुझे बैठना, मतलब राजा की गद्दी के लिए या बड़े बड़े ऊंचे पद होते हैं मंत्री पदों के लिए, इनके लिए लड़ाई करने लगते, तो अपना शासन क्या हो जाता कमजोर, और उससे बाहरी लोगों को क्या होता फायदा। तो ये भी एक पतन का मुख्य कारण हो जाता है। फिर देखो तीसरी जो हेडिंग है वो लिखा है कि सेना का सुदृढ़ ना होना। आप इसे समझ लो, सुदृढ़ ना होने का मतलब कमजोर होना। अब जब सेना कमजोर होगी, आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि राजा तो ऑलरेडी कमजोर हो ही जाएगा, क्योंकि राजा किससे जीतता है? सेना के द्वारा आक्रमण जीतता है। तो आपको सेना के बारे में इसमें लिखना है कमजोर, कि सेना कमजोर कैसे होती है बताना। फिर आपको बताना है देखो बाहरी आक्रमण, बाहर से आते हैं उनका आक्रमण होता है अपने यहाँ, तो उससे भी क्या होता है पतन का, ये भी अपना एक पतन का मुख्य कारण है। फिर देखो राजगद्दी का प्रतिद्वंदी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि चाचा का लड़का कह रहा मुझे बनना है, मामा का लड़का कह रहा मुझे बनना है, या जो ऊंचे पदों में नहीं बैठे रहते मंत्री परिषद वो कह रहा मुझे बनना है, या दास पहले ज़माने में चलते थे कि वो भी उठ जाते थे कि मुझे बनना है, या छोटे छोटे सूबेदार से उठ के आते थे वो कह देता था मुझे भी बनना है। तो ये इससे भी राजगद्दी मतलब प्रतिद्वंदी होता था, तो ये भी एक पतन का मुख्य कारण माना जाता है। तो ये भी कॉमन ही है आपका। फिर आपको बताना है कि जनता का सहयोग अभाव, मतलब जनता का साथ ना होना। अब जैसे मैंने बताया आपको कि जनता का सहयोग अभाव मतलब जनता साथ ना हो। जैसे अभी आप इस समय पे मान लो अपने PM मोदी हैं, उनके साथ जनता ना हो तो क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। इसी तरीके इसमें बताना कि जनता के सहयोग ना होने के कारण भी राज्य का पतन होता है। फिर बताना गलत नीतियाँ। गलत नीतियों का मतलब जो उनकी जनता के अनुसार, या अपन से उदाहरण ले लो कि मोदी जी कोई योजना चलाएं अपने अनुसार ना हो, तो क्या होगी? उनकी गलत नीतियाँ हो जाएंगी। तो ये भी हो गया। फिर लिखा दुर्लभ उत्तराधिकारी। दुर्लभ मतलब कमजोर या बुरा कह सकते हैं आप लोग। उत्तराधिकारी जो राजा होता है उसका सही कमजोर होना, तो ये भी एक पतन का कारण है, मजबूत ना होना उनका। फिर आपको बताना हिंदू जनता का विरोध, क्योंकि
जो सल्तनत आपके सल्तनत कालीन होते थे, मुग़ल कालीन, उनमें मुस्लिम शासक राज करते थे। तो इससे हिंदू जनता का विरोध होता था, जैसे क्योंकि वो कर लगाते थे, उनके अनुसार काम नहीं करते थे, तो इससे क्या होता था, हिंदू जनता का भी विरोध होता था। तो ये भी एक पतन का कारण हो गया। फिर देखो शासन की दुर्बलता। अब जैसे शासन की दुर्बलता है, कहने का मतलब ये है, जैसे वो मंत्री जी को कुछ काम दे रहे या अन्य किसी को काम दे रहे तो वो सुन नहीं रहे, और राजा क्या है, उनको दबा भी नहीं पा रहा है। तो इससे भी क्या होता है, राज्य का पतन होता है। फिर आपको बताना कि उच्च पदों के अधिकारियों में मतभेद होना। जैसे वहाँ पे कई सालों तक काम करते तो वो कहने लगता कि हमारा बेटा ये बन जाए, वो कहने लगते हमारे, तो इससे क्या होता है, उच्च पदों के लिए मतभेद होने लगता है। तो ये भी क्या हो गया, एक पतन के कारण में आ जाएगा। फिर आपको बताना कि समय के अनुसार रणनीति का अभाव। जैसे बारिश का समय चल रहा है, आप योजना निकाल रहे हैं ठंडियों के लिए, या इससे समझ लो कि आ रहा है आक्रमण करने चंगेज़ खान, आपको कोई मतलब ही नहीं, आप तैयारी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब होता है कि समय के अनुसार आपको रणनीति बना लेनी चाहिए, वरना इसमें, और जब आप रणनीति नहीं बनाएंगे तो आपका पतन का अभाव, मतलब राज्य का पतन होगा। तो ये थी आपकी कॉमन हेडिंग जो मैंने आपको पतन के कारण में बता दी। तो ये तो थे आपके पतन के कारण। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ये गुलाम वंश के मैंने लिखे, लेकिन आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये गुलाम वंश के हैं। आप हिस्ट्री में किसी भी राजा के लिखें कि ये पतन के कारण है, तो आप हिस्ट्री में किसी भी राजा के पतन के कारण में यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो जितने मैंने आपको बताए हैं, आप बिल्कुल ये ना समझें कि गलत हैं, और किसी का एक मुख्य होता है वो बात अलग है, लेकिन कॉमन का क्या मतलब होता है, आप सभी में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थी आपकी पतन के कारण। अब हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, आपकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ। ये देखिए, ये रहे आपकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ। तो आपको ये प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ हैं, आप एग्जाम्पल से पहले आप समझ लें। तो ये आपका क्वेश्चन जो प्रारंभिक कठिनाई वाला है वो इस तरीके से आता है कि गुलाम वंश या मुगल वंश या सल्तनत कालीन या सैयद वंश या खिलजी वंश या बहमनी साम्राज्य, कोई भी साम्राज्य हो, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थीं, या उत्थान के कारण क्या थे, या इनको जब उन्होंने राज स्टार्ट किया था तो उसमें प्रारंभिक कठिनाई उनको कौन कौन सी हुई थी, मतलब कुछ भी आ जाए आपका इस तरीके से रिलेटिव, तो आपको यही लिखना है। ये आपकी कॉमन हेडिंग है, और जो आपकी विथ पर्सनल होगी, जिस राजा की होगी, मैं आपको जब उसकी जीवनी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी आपको सिर्फ कॉमन पढ़नी है तो मैं आपको कॉमन पढ़ाने वाली हूँ। क्लियर? तो जैसे कि इसमें भी देखो आर्थिक स्थिति की कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्थिक स्थिति की कठिनाई होती है। फिर देखो आपसी तालमेल का न बन पाना। अब आपसी तालमेल इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे अपने पुराने कोई टीचर है, अपन लोग उनसे घुले मिले, अब कोई नए टीचर आ जाए उनकी जगह, तो अपना क्या होगा, आपसी तालमेल ना होगा, या नया स्कूल ले सकते हैं आप लोग। फिर देखो सेना का सुदृढ़ ना होना, ये भी कि नया राजा आया, नया टीचर आया तो अपन लोग उनकी बात नहीं मानते, पता नहीं कैसा टीचर है तो अपन लोग सुनते ही नहीं है, आप नहीं से लेते जाओ आप तो। फिर लगा प्रतिद्वंदियों से लगातार विद्रोह, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि इसका जब पतन होता है तो कोई नया राजा बैठता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम भी बैठ जाएं, तो गद्दी के लिए क्या होता है, लड़ाई होती है, तो इसको कहते हैं प्रतिद्वंदियों का लगातार विद्रोह। तो आपका जो प्रतिद्वंदी है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई इंसान किराना स्टोर की दुकान डाले या कोई भी दुकान डाले, जहाँ पर डाले वहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक दुकान हो, तो जो पुराना वाला दुकानदार होगा वो आपको टिकने नहीं देगा। अब वो आपको ये कोशिश करेगा कि ये चला जाए, चाहे उसे अपना सामान सस्ता करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो आपको टिकने नहीं देगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रतिद्वंदी होता है। क्लियर हो गया? फिर आपको बताना है जनता में विश्वास का कम होना। जैसे आप अपने ही से ले लो कि जैसे कोई अपना नया टीचर आए तो अपन को उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा कि हाँ ये टीचर पढ़ा पाएगा, इस टीचर का हमें अच्छे नंबर दिला पाएगा, और जो अपने पुराने टीचर थे वो कई सालों से हम लोग को पढ़ा रहे थे तो हमें उनके ऊपर विश्वास था। तो ये भी देखो एक प्रारंभिक कठिनाइयों में आ जाता है। फिर देखो सेना का रख रखाव। अब देखिए जैसे सेना का रख रखाव है, तो जैसे नया नया राजा बना, अब उसे इसकी भी दिक्कत है कि सेना को खिलाए क्या, अब बहुत तैयारी इनके लिए, कपड़े, घोड़े, तलवार है, मतलब जो युद्ध का सामान होता है, तो वो अपने सेना का रख रखाव में उसको दिक्कत जाती है, क्योंकि नया नया उसको खुद मालूम नहीं है उसको जब जानकारी, तो इससे भी क्या होती है, दिक्कत होती है। फिर देखो भौगोलिक स्थिति से अनजान, वहाँ की उसको स्थिति का पता नहीं होता है, इसके कारण भी प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती हैं। फिर लिखा हिंदुओं को निराशा, जैसे मैंने आपको पतन के कारण में समझाया था कि जो मुगल कालीन और सल्तनत कालीन में कौन से राजा थे, मुस्लिम शासक थे, तो उसमें हिंदू, इससे क्या होगी, हिंदुओं को निराशा होगी।
स्वाभाविक बात है कि खुद जो जिस धर्म का होगा उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन दूसरे धर्म को तो दिक्कत होगी। तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन आप जो मुस्लिम शासक में उसमें आप लिखेंगे, और अगर जो हिंदू में आ जाए तो आप लिख देंगे मुस्लिम जनता को निराशा होती थी, बस इसका उल्टा कर देंगे आप लोग। तो ये थे आपके, कौन से थे आपकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ, उत्थान, ये करना है आपको। तो ये जो मैंने आपको प्रारंभिक कठिनाइयाँ बताई हैं, ये आपके हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हों, चाहे वो आप गुलाम वंश ले लें, मुगल काल ले लें, या बहमनी समाज ले लें, या आपकी हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं, किसी में भी आपकी प्रारंभिक कठिनाई उत्थान पूछें तो आप लिख देंगे। और अभी नहीं, आप बीए कर रहे हैं, आप एमकॉम करें, उसमें भी आप लिख सकते हैं। आप भाई बहन आपके छोटे हैं, 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक कठिनाई या उत्थान वो पूछ रहा है आपसे, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और आप समझ ले, जो मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ हेडिंगों को, तो आप ये मत समझिए कि आपको यही लिखना है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, आपको लिखना आपकी हिस्ट्री भाषा में है। प्लीज़ आप ये मत समझिए। और एक चीज़ और, बच्चे क्या करते हैं, मैं इतनी हेडिंग दे देती हूँ, कम से कम 8 9 से 10 से तो मेरी ऊपर ही रहती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंटों से लिखाते हैं। तो आप भैया चाहे 5 याद रखना, लेकिन हेडिंग बना के लिखना। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपकी और क्या है देख लेते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन और जो पूछ लिया जाता है कि उपलब्धियों का वर्णन करना है। मैंने आपको अभी गुलाम वंश के जो क्वेश्चन बताए थे, ये देख लो आप। ये किन के बारे में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। तो इनके बारे में ये उपलब्धियां भी पूछ ली जाती हैं, बल्कि किसी भी राजा की हैं उपलब्धियां वो पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको पतन के कारण और प्रारंभिक कठिनाइयां बताई हैं, तो वो उपलब्धियां भी मैंने ये कॉमन लिखी हैं, वो आप किसी भी राजा के में लिख सकते हैं उपलब्धियां। अब देखो, जैसे मैंने आपको उपलब्धियां बताई, थोड़ा नीचे आ जाओ, आपको यहाँ पे दिखेगा प्रबंध शासन या प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था, कुछ भी आ जाए वही है, एक ही इसका नाम है। तो जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि ये कॉमन है। अब आप सोचें कि हमें कॉमन नहीं करना है, हमें तो अलग अलग करना है। तो बेटा 40-50 तो आपके राजा हैं, सभी की उपलब्धियां पूछ ली जाती हैं। तो आपके जो फर्स्ट पेपर, जो मैं फर्स्ट पेपर की तो तैयारी करवा रही हूँ आपको, तो इसमें आप कितने सारे राजा हैं, सभी की उपलब्धियां आ जाती हैं, किसी न किसी की शासन व्यवस्था, किसी की पतन के कारण। अब सबके आप अलग अलग करेंगे, आपको थोड़ी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आया जा रहा है, तो आप अलग अलग कहाँ तक करेंगे, और आपको करना हो तो कर लें, नहीं तो मैंने तो आपको कॉमन हेडिंग बता दी है, आप लोग किसी में भी लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, और आप लोग अलग अलग करने वाले हैं तो पता चलेगा आपकी कई कॉपियाँ भर गई हैं और पूरा साल यही पतन और उत्थान में ही निकल गया, बाकी कुछ आपने पढ़ ही नहीं पाया। और वैसे भी 2 दिन बाद पेपर है, आप तो लिखने की ताकत रखो और किस तरीके से आप याद रखें। जैसे आपने चलो लिख भी लिया एक का, तो आप एक ही चैप्टर को पढ़े पढ़े बैठे रहेंगे, बाकी का आप क्या करने वाले हैं। तो आपको मैं जैसे बता रही कि आप कॉमन हेडिंग निकाल लो, फिर तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि इनके बारे में ये था, तो आप लिखते भी जाइए। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब आपको क्या बताना है, उपलब्धियाँ। अब देखिए, उपलब्धियों में आपको पहले लिखना है कर में कमी, फिर लिखना है आपको सामाजिक कार्य, तो फिर देखो सेना का अच्छा आप रख रखाव रखेंगे। तो उपलब्धियों का आप सीधे ये मतलब रखो, जैसे किसी को अवॉर्डेड करना, उसका सम्मान करना, कि आपको किस वजह से आपको उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, तो आपको ये बताना है इसमें। फिर आपको बताना है आंतरिक विद्रोह का दमन, ये जैसे आप उसमें बताया था प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, उसको आपने और अच्छी तरीके से बताना है, तो उसको कह देंगे हम उपलब्धियाँ। जैसे उसमें सेना का अच्छा रख रखाव नहीं हो पा रहा था, इसमें आप वही चीज़ समझना है। एक किस्म का आप उसमें अंतर थोड़ा जब देखेंगे एक बार में लिख के, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी किस तरीके से लिखना है। लिखा मैंने भी उसी तरीके से है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी धर्म के अनुसार अपने शासन को चलाना, हिंदू राजाओं से तालमेल बनाने में सक्षम, हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का तालमेल रखना, जनता से तालमेल। मतलब उनके कहने का ये मतलब था इन हेडिंगों का, अगर हिंदू राजा है तो वो अन्य धर्म की जो जनता है, मतलब मुस्लिम जनता है, उनसे तालमेल बना के रखें। यदि मुस्लिम वो है तो हिंदुओं से, मतलब जनता से अच्छा तालमेल बनाने में रखने में इनकी ये उपलब्धियाँ थी इसमें। तो क्लियर हो गई आपकी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये आपकी जो कॉमन उपलब्धियां हैं, तो जब मैं जैसे अकबर का हुआ या किसी बलबन का हुआ गुलाम वंश में या इल्तुतमिश का किसी का हुआ, तो मैं उपलब्धियां आपको जब क्लियर डेटा पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तो आपको 2 3 4 तक याद रहेंगी, और फिर आपको 1 आध 2 कमी पड़े तो आप इधर से ले लेना। और जैसे आपने किसी की पढ़ी नहीं है, आ गई है, तो आप यही लगा देना। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है
मतलब इसी में जो एक कॉमन हेडिंगों के रूप में आता है वो है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा है वो चल रहा है आपका प्रशासनिक शासन या प्रबंध शासन। प्रशासन शासन से जुड़ा हो तो आप समझ लेना इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं ही लिखनी है। तो अब आप इसमें लिखना क्या है वो समझ लो। जैसे कि राजा होता था पहले, जैसे अपने पीएम मोदी हैं, तो अब देश के लिए क्या करेंगे वो, पहले शिक्षा का केंद्रीय शासन अच्छी करेंगे, वो अपनी न्याय व्यवस्था अच्छा करेंगे, सैन्य संगठन मतलब सेना उनकी जो पुलिस व्यवस्था है इस चीज़ में करेंगे। तो मतलब जैसे राजस्व सिद्धांत है वो केंद्रीय, मतलब इतनी जो हेडिंग मैंने आपको बताई हैं, तो ये आप किसी भी प्रशासनिक आ जाए किसी भी राजा का आप लिख सकते हैं। उसमें होती तो सबकी अलग अलग हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले से भी मैंने बता रखा है कि हर राजा की एक ना एक कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन आपको इनको कॉमन रखना है कि आपको 2-3 याद हैं, भूल गई हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब कौन कौन सी है वो और एक बार देख लो। ये इतनी है, मैंने आपको 15 रखी, कुछ ना कुछ तो आपको याद रहेंगी। क्लियर है? तो अब इसके बारे में जो मैंने आपको गुलाम वंश के 4 बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबल, वो आप लोग देख लो। यहाँ पे मैंने ये बताया था, ये देखिए, ये मैंने बताया आपको, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, इन्हीं का वर्णन पढ़ना है, मतलब जीवनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, जब इनका वर्णन आप सभी का लिखेंगे तो उसमें मैंने कॉमन लाइनें रखी हैं कि आप बड़ा कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप सबका इतना बड़ा तो अलग अलग करेंगे नहीं याद। तो आपको ये याद रखना है कि जो गुलाम वंश के ये गुलाम वंश के राजा थे, सभी थे जितने मैंने चारों का भी बताया है कि जो 4 मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से थे। ये देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ये चारों गुलाम वंश के थे। तो ये राजा थे। फिर गुलाम वंश को दास वंश और गुलाम वंश, मामलिक वंश, इलवरी तथा प्रारंभिक तुर्क वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? फिर इस वंश ने 84 साल शासन किया और 11 लोगों के हाथ में सत्ता रही। हमने बताया था बहुत सारे, लेकिन आप इसमें 4 प्रमुख हैं आपके, तो इन्हीं का वर्णन पूछा जाता है आप लोगों से। क्लियर हो गया? तो ये आपको चाहे चारों में से किसी का आ जाए, आपको लिखना ही लिखना है। समझ आया आपको? अब देखिए, आपको वर्णन करना है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो आपको ऐबक में क्या याद रखना है, ये तुर्क जाति का, ये ऑप्शन आ जाता है कि ऐबक किस जाति का था, तो आपको बताना है तुर्क जाति का था। बचपन में इसने कुरान याद कर लिया था, जो मुस्लिम समाज में एक, जैसे हिंदू समाज में गीता रामायण होती है, ऐसी ही मुस्लिम समाज में कुरान होती है, तो उन्होंने उसको कंठस्थ मतलब याद कर लिया था, इसलिए इन्हें क्या कहते थे, कुरान खान भी कहते थे। ये मोहम्मद गौरी का दास था, क्योंकि दास इन्हीं, इसलिए इसी दासी की वजह से इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था, याद रखिएगा आप लोग। फिर जो 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने क्या किया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। ये इनके कोई संतान नहीं थी मोहम्मद गौरी के, तो इसी वजह से ये इनके प्रमुख दास थे, तो ये ही गद्दी पर बैठ गए थे। लेकिन किंतु क्या किया था इन्होंने सुल्तान की क्या की थी, उपाधि धारण नहीं की थी। ये गद्दी पर तो बैठ गए थे, पर इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था कि हम सुल्तान हैं। ये मतलब याद रखिए कि ऑब्जेक्ट में पूछ लिया था किस शासक ने गद्दी पर बैठने के बावजूद भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। तो ये याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक है, याद रखिएगा बिल्कुल। इन्होंने बनवाया क्या क्या था वो आप पहले देख लो। पहली इन्होंने मस्जिद बनवाई थी कुतुब उल इस्लाम, अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा, तथा दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है, इन्हीं में थोड़ा सा और लिखना है आपको इनके बारे में। इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, इतिहासकार एक थे इनके, मिनहाज उस सिराज, जिन्होंने इनका वर्णन किया था। इन्होंने इन्हें दानशील बताया है, इसलिए इन्होंने लाखों का दान देने वाला यानी लाल बख्श तथा हाथी का दान देने वाला पील बख्श कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ये मैंने इसमें देखो चिन्ह भी लगाया कि ये और इनके ये वाले मिनहाज उस सिराज इन्हीं इतिहासकार थे, इन्हीं के शासनकाल में, याद रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि 1210 में क्या हुआ था, लाहौर में इनकी पोलो खेलते समय एक खेल था, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। 3-4 ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ से बता दिए। क्लियर है? तो आपका ऐबक का हुआ कंप्लीट। अब चलना है इल्तुतमिश की तरफ। और ये समझिए, जो मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आता है कि किस राजा की पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी, तो आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्लियर है? अब देखना है आपको इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो स्मारक था, जो मैंने आपको यहाँ पे ये 5-6 लाइन बताई थी, ये देख लीजिए। ये जो अब मैंने 5-6 लाइन आपको बताई हैं, ये सभी में आपको रखना है, और सभी ये तुर्क जाति के थे। ये सभी में आपको कॉमन हेडिंग रखनी है और सभी में आपको लिखना है।
क्लियर है। अब देखिए, इनका स्मारक सिर्फ एक था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना स्टार्ट किया था, पर पूर्ण इन्होंने करवाया था, वो ख़त्म हो गए थे उस बीच में। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब आपको बताना है कि सिंहासन पर ये कब बैठे थे। तो जब 10 में इनकी मृत्यु हो गई थी ऐबक की, तो ये बैठे थे 1211 में। ये इन्होंने राजगद्दी मतलब इन्होंने सिंहासन दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गए थे, इल्तुतमिश, याद रखना। अब इनकी चीज़ फेमस क्या क्या थी, इन्होंने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण की थी, याद रखना आप लोग। फिर इनका एक था कि 40 मंडल का इन्होंने गठन किया था। मतलब अब आप इस हेडिंग का मतलब समझिए कि ये जो 40 मंडल का गठन है, ये इन्होंने इस वजह से किया था कि ये नए नए शासक बने थे, तो इनसे क्या होता, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, पूरा नियंत्रण नहीं अच्छी तरीके से कर पा रहे थे। तो इन्होंने छोटे छोटे राज्यों में या जिलों में इस तरीके से 40 भागों में बांट दिया था उत्तरी भारत को। तो इससे क्या होता था, कंट्रोल होने लगी थी। तो इसी वजह से उन्होंने 40 मंडल का गठन किया था कि अच्छे से इनकी वो हो पाए। तो जब इन्होंने 40 भागों में बांटा था उत्तरी भारत को, तो 40 अलग सरदार थे। तो उन्होंने कहा आप राज करो, इनको अच्छी तरीके से देखभाल करो। तो इससे क्या हुआ, और मेन हम रहेंगे। जैसे मोदी जी बैठे, छोटे सबके मुख्यमंत्री नहीं होते हर एक जगह की, इस तरीके का उन्होंने डिवाइड किया था। इससे क्या हुआ था, नियंत्रण हो गया था उत्तरी भारत पे। अब आपका ये जो 40 मंडल का गठन है, आप इनकी एक हेडिंग मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, उपलब्धियां मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ये 40 मंडल का गठन इन्होंने ही किया था। किन्होंने, इल्तुतमिश ने, आप याद रखिए। अब देखिए, इनका उल्लेख जो है मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में किया। अब आपको याद हो ये तबकात ए नासरी, मैंने जब मैंने अभी जो आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था मैंने, मध्यकालीन इतिहास की स्रोत पढ़ाए थे, याद हो आपको। तो मैंने कहा था उसमें सल्तनत कालीन के साहित्यिक स्रोत थे। तो मैंने कहा था जहाँ वर्णन आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है तबकात-ए नासरी, ये दिखाई दे रहा है। तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज, यही बात है। तो मैंने कहा था जब ये इसका वर्णन मैं पढ़ाऊंगी तो अच्छी तरीके से आपको मिल जाए। किसका वर्णन मिलता है, इल्तुतमिश का वर्णन मिलता है। अब देखिए यहीं से एक ऑब्जेक्ट भी निकलता है कि मिनहाज उस सिराज किस शासक के मतलब लेखक थे। तो आप बता सकते हैं किस समय के, इल्तुतमिश के समय के। क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक सल्तनत कालीन की एक साहित्यिक स्रोत हो गई, समझ आया आपको। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है और आपके साहित्यिक स्रोत की एक हेडिंग भी हो गई। क्लियर हो गई। अब देखिए इनकी आपको बताना है कि ये जो इल्तुतमिश की थी वो मृत्यु किस तरीके से हुई थी। तो इनकी मृत्यु 1236 में दिल्ली में मलेरिया के कारण बताई जाती है कि मृत्यु हुई थी। इनकी पोलो खेलते समय, लेकिन इनकी ज़्यादा फेमस है कि किस राजा की पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी। तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन की, लेकिन इल्तुतमिश का हमने बता दिया कि इस कारण से मृत्यु हुई थी। तो चलिए इनका तो इल्तुतमिश का तो हो गया आपका। अब बताना है आपको रजिया के बारे में। किसके बारे में, रजिया के बारे में। तो जो रजिया थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किनकी, इल्तुतमिश की। इनके बेटे भी थे पर अयोग्य उतने बुद्धिमान नहीं थे, पर इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो बहुत बुद्धिमान होने के कारण इन्होंने राज्याभिषेक अपनी बेटी का किया था। और ये दिल्ली सल्तनत की क्या हुई थी, प्रथम सुल्तान मतलब महिला सुल्तान बनी थी। कब बनी थी, 1236 में। क्लियर हो गया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना तथा चांदी के टंकों पर उसका नाम भी अंकित करवाया था। जो वहाँ पे मुद्राएं चलती थी उसमें उनका जो राजा का नाम चलता था, तो अब राजा इन्होंने रजिया सुल्तान को बना दिया था, तो इसी कारण इन्होंने इनका नाम करवा दिया था। अब देखिए इनके बारे में 2 चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए इनका जो पतन हुआ, जब आप इनके पतन के कारण आ जाए कि रजिया के पतन के कारण लिखिए, तो पहला पतन का कारण था कि ये स्त्री थी, इसीलिए इनका पतन हुआ था, सब लोगों ने विद्रोह किया था। और एक ये माना जाता है कि गुलाम याकूत से कह रहे थे ये लोग, ये प्रेम करती थी, तो इसी वजह से इनकी निंदा हुई थी, तो इसमें भी विद्रोह हुआ था। तो जब आप पतन के कारण लिखेंगे, मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया था कि सभी न किसी की कोई नीति होती है। तो जो क्लियर जिसकी फेमस होगी मैं बताती जाऊंगी, और नहीं है तो फिर आपको कॉमन तो लिखना ही लिखना है। तो अब पतन के कारण में रजिया सुल्तान की याद रखेंगे, ये 2 चीज़ें कि स्त्री होना इनका और गुलाम याकूत से प्रेम, तो 2 चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1240 में हो गई थी। क्लियर हो गया। चलिए उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मुझे 2 ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे याद आ रहे हैं कि आपसे एक पूछ लिया जाता है कि चचनामा किस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो सिंध में। तो उसमें यह आपसे पूछा जाएगा कि जो चचनामा बुक है उसमें किस क्षेत्र का इतिहास लिखा जाता है या उसमें है। तो आप बताएंगे सिंध क्षेत्र का। किस क्षेत्र का, सिंध क्षेत्र का।
क्लियर हो गया। चलिए, और सेकंड आपको ऑप्शन ये याद रखना है कि जो रजिया सुल्तान मैंने अभी आपको बताया, इनका शासनकाल पूछा जाता है कितने से कितने समय रहा, तो आपको याद रखना कि 1236 से 1240 ये आता है इनका ऑब्जेक्ट में ज़्यादातर। क्लियर है। और एक आप और याद रख लो, एक और मुझे और याद आ रहा है, एक रेटिला नाम था, ये रेटिला मिलेगा, ये रेहिला। 1 मिनट रुक जाइए, क्या मिलेगा आपको, रेटिला, या कहीं कहीं बुक में रेहला भी मिलता है। तो इस तरीके से लिखा मिलता है। तो आपको इसको बताना है इसकी रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे इब्न बतूता। इब्न बतूता ये अफ्रीका से आए थे और मोरक्को देश के थे। और एक चीज़ और याद रखिए, जो रहला लिखेंगे या रेटिला दोनों चलता है इसका, आपको इस सल्तनत कालीन की जो मैंने आपको ये बताई थी, 1 मिनट, ये देखिए साहित्यक कालीन की जो आपको स्रोत लिखने थे, जैसे मैंने आपको तबकात नासरी बताया था, तो ये देखिए रेटिला मैंने लिखा भी है। तो आपको इसमें बताना कि इब्न बतूता द्वारा लिखा गया था, और ये इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे, अफ्रीका से आए थे। क्लियर हो गया। तो आपके 2 मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ऐसे मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी और आपके क्लियर भी कराती जाऊँगी। आपका चौथा जो आता है गयासुद्दीन बलबन, वैसे बलबन के नाम है लेकिन इनका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। तो आप जब इनकी जीवनी ऊपर थोड़ा लिखेंगे तो आप इनके बारे में लिख देना, और मैंने जो 5-6 हेडिंग आपको कॉमन बताई थी वो भी लिख देना। फिर ये था, देखो ये मंगोलों द्वारा बेचे गए थे, क्योंकि ये किसके दास थे, इल्तुतमिश के। क्लियर है। फिर इनकी द्वारा एक देखो इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता कि लौ एवं रक्त की जो नीति थी किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। याद रखेंगे आप, ये ऑब्जेक्ट में पूछी जाती है, इनकी मेन हेडिंग समझ लें, चाहे आप कुछ भी समझ लें। सेकंड, इनका 40 मंडल के गठन का दमन। आपको याद हो, ये देखिए जो इल्तुतमिश था, इनने 40 मंडल का गठन किया था, और जो आपके ये बलबन थे इन्होंने दमन किया था। अब आप सोचेंगे गठन में उन्होंने गठना किया था, अब दमन मतलब उन्होंने बंद कर दी थी, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद कई सारे राजा आए थे, तो जिसके कारण क्या हुआ था, गुलाम वंश बहुत कमज़ोर हो गया था। तो इन्होंने 40 मंडल के जो अलग अलग, कहने का मतलब जो सूबेदार हो गए थे, अमीर हो गए थे, वहाँ के जो छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था उन्होंने 40 में, तो वो इतने पावरफुल हो गए थे कि वो राजा की बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके अधिकार छीन लिए थे। तो इसका मतलब हो गया जो उन्होंने 40 मंडल का गठन किया था उन्होंने उसका दमन कर दिया था। तो इनकी 2 हेडिंग आपको बहुत अच्छी से याद रखनी, ये आप ऑब्जेक्ट समझ लें चाहे आप इनकी मेन हेडिंग समझ लें, आपको याद रखना है इसके बारे में। क्लियर हो गया। अब देखिए इन्हीं से रिलेटिव एक चीज़ और है कि वो ऑब्जेक्ट में भी लिखी जाती है और आपके आंसर में भी लिखी जाती है जब आप इनकी जीवनी लिखेंगे। तो देखो वो लिखना है आपको, बलबन ने इल्तुतमिश के समय दी गई, जो इल्तुतमिश के समय में कुछ दिया गया था कि जागीरों को जांच कराकर अयोग्य व्यक्तियों के पास पड़ी हुई जमीनों को छीन लिया था। क्या होता था कि इल्तुतमिश के समय जैसे कोई काम कार्य कर रहा है या कोई उसको पद है तो उससे ज़मीनें दी जाती थी, घर मकान दिए जाते थे कि आप रहने लगो। जैसे अभी नहीं होता, सरकारी व्यक्ति होता है तो उसको मकान मिलता है, तो पहले क्या होता था कि वो लोग, उनके बच्चे रहने लगते थे, वो रिटायर्ड हो गए, ख़त्म हो गए, फिर भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब बलबन आए थे तो उन्होंने ये पद छीन लिया था कि आप इसमें काम नहीं कर रहे हैं तो आपसे ये ज़मीन ले ली जाएगी। तो इन्होंने ये काम भी किया था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था, इन्होंने राजत्व का सिद्धांत स्टार्ट किया था, राज्य चलाने का शासन। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है और आपको आंसर में भी लिखना है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपके गुलाम वंश के चारों का वर्णन बता दिया, जी जीवनी थी, उनकी पतनातन के कारण मैंने आपको पहले कॉमन करवा दिए थे और जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो जो आपका गुलाम वंश था वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। आपकी बेटा वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं फर्स्ट यूनिट की सेकंड वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें आपको खिलजी वंश से स्टार्ट करा दूंगी। तो मैं आपको छोड़ नहीं रहूँगी, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है और मैं अगर जल्दी जल्दी करूँगी भी तो आप देखो आपके ऑब्जेक्ट छूट सकते हैं, आप उसका डिटेल नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैंने आपको जैसा लिखा है मैं आपको उतना ही पढ़ के बता दूँ तो आपसे बनेगा क्या, आप लिख ही नहीं पाएंगे कुछ। और आपको मालूम है हिस्ट्री में लिखना ही लिखना होता है और ऑब्जेक्ट उसमें बाहरी ही आते हैं अंदर से, कि जैसे अभी मैंने आपको ये रजिया का बताया था कि इनका इतना शासनकाल, अब मान लो आपने ऑब्जेक्ट सीरीज वगैरह से पढ़ लिए तो उसमें नहीं रहता है, तो आपके ऐसे में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट छूट जाते हैं। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ना तो आपके ऑब्जेक्ट छूटे और ना ही आपके इसका डिटेल छूटे। तो टाइम बहुत है, मैं आपको एक एक करके वीडियो देती जा रही हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं नहीं दे दूँगी, पढ़ाना नहीं है, मैं फर्स्ट यूनिट की सेकंड वीडियो आपको दे दूँगी। थैंक यू बेटा। और अगर आपको मैं कोई
छूट रहा है, जैसे मैंने किसी का वर्णन नहीं कर पाया तो आप गूगल की हेल्प ले सकती हैं। थैंक यू बेटा। और एक बात और आपको बिल्कुल याद रखनी है, आपको ये वीडियो लाइक भी करना है और शेयर ज़रूर करना है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।